वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 हमारी सर्वेक्षण अनुसंधान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला है हमारा इंटरव्यू, दूसरा है क्वेश्चनेयर। इंटरव्यू हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। ठीक है। क्वेश्चनेयर जो होती है वो होता है क्वेश्चंस का समूह। ठीक है। ये एक एग्जांपल है प्रश्नावली का जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसमें ये रेस्पोंडेंट के द्वारा फिल की जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जब बैंक जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, तो उसमें डिटेल्स होती हैं कुछ, आपको उसे फिल करना होता है। वो भी एक क्वेश्चनेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है। सर्वेक्षण अनुसंधान में डेटा प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली है। इसका प्रयोग गुणात्मक अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्च और मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों में किया जाता है। यानी जो हमारी क्वेश्चनेयर है उसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव रिसर्च में भी किया जाता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों के अनुभव, एक्सपीरियंस वगैरह में इस चीज़ का डेटा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स, मात्राएं, ये सब चीज़ होती हैं। ठीक है। जो नंबर्स के रूप में डेटा होता है, ठीक है, वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं प्रश्नावली की। पहली हमारी बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेक्षित की गई प्रश्नों की एक सूची है। ठीक है। सेकंड हमारा गुड्डे एवं हट के अनुसार प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक उपकरण से जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरते हैं। यानी आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं और उसे उनके आंसर आपको देने होते हैं। ठीक है। यानी आपको डिटेल्स पूरी फिल करनी होती है। वही हमारी क्वेश्चनेयर है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में। अब इसी तरह से हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर है। ठीक है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण अनुसंधान शुरू करने से पहले किया जाता है। यानी जो क्वेश्चंस जो है हमें रिसर्च से पहले उनका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता को किसी प्रकार के परिवर्तन की छूट नहीं होती। यानी जो रिसर्चर है वो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। साथ ही प्रश्नों के उत्तर पहले से ही दिए जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली से क्वांटिटेटिव डेटा प्राप्त किया जाता है, यानी नंबर्स के रूप में डेटा प्राप्त किया जाता है। और साथ ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली में गुणात्मक या क्वालिटेटिव डेटा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर नहीं दिए जाते बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। यानी अनस्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनेयर है उसमें ओनली क्वेश्चंस होंगे, आंसर नहीं होंगे। उसके लिए आपके लिए खाली जगह छोड़ दी जाएगी, उसे आपको खुद फिल करना पड़ेगा। यानी जो रेस्पोंडेंट है उसे वो खुद फिल करने पड़ेंगे। जबकि जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर है उसमें क्वेश्चंस भी होंगे और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे यस या नो या एमसीक्यू भी हो सकते हैं। ठीक है। उनके आंसर भी आपको दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं है, उसमें आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा, उसे आपको खुद भरना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड है हमारा मिक्स क्वेश्चनेयर या मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। यानी ओपन एंडेड भी होते हैं और क्लोज एंडेड भी। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे हमारी प्रश्नावली में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाताओं को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझाव एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जाता है। यानी ये एग्जाम्पल है ओपन एंडेड क्वेश्चन का। इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है और ये जो जगह छोड़ लगी रेस्पोंडेंट के लिए, यहाँ वो इसका आंसर लिखेगा। अगर ये क्लोज एंडेड होता तो यहाँ पर ऑप्शन होते। ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जब क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और वहाँ पर एक आपको शीट दे दी जाती है, आपको वो लिखना होता है। यानी वो भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकंड है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों में वैकल्पिक उत्तर होते हैं और उत्तरदाता उनमें से छांट कर लिखते हैं। यानी ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें से चूज करना पड़ता है अपना आंसर। और ये जो है द्विभाजित प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न,
ये क्लोज एंडेड का ही रूप है एक तरीके से, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है, यानी जो द्विभाजित प्रश्न होते हैं हमारे, उसमें रेस्पोंडेंट को आंसर देना होता है यस या नो में, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर में पूछे जाएंगे, जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर में, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को उत्तरों के कई विकल्प दे दिए जाते हैं और उनमें से उत्तरों को चुनना होता है, यानी ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको ए बी सी डी जितने भी हैं, और उसमें से सिलेक्ट करना होता है रेस्पोंडेंट को। फिफ्थ हमारा चित्रमय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न के समान ही काम करता है। उत्तरदाताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है और उत्तरों के विकल्प के रूप में चित्र होते हैं, यानी एक क्वेश्चन होता है और जो ऑप्शन होते हैं आंसर के लिए वो चित्र के रूप में होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है व्हाट यू हैव बीन ईटिंग मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा क्या खा रहे हैं, सूप, सॉसेज, आइसक्रीम, फ्रूट, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स है हमारी। अब जो रेस्पोंडेंट है वो पिक्चर देख के अपना आंसर को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए चित्र में प्रश्न। इससे उत्तरदाता को बिना विचार किए जल्दी से उत्तर चुनने की मदद मिलती है, यानी बिना सोचे समझे जो रेस्पोंडेंट है वो अपना आंसर आसानी से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, पिक्चर्स को देख के। सीखते हमारा सेमेंटिक डिफरेंशियल क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों में लोगों के भावनात्मक रवैये की जानकारी की जाती है, साथ ही विषय के प्रति लोगों की रुचि को देखा जाता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से फीडबैक के रूप में होते हैं, ठीक है। कि जैसे यहाँ दे रखा है हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर सर्विसेज, वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड। इसमें ये क्वेश्चन जो होते हैं फीडबैक की तरह होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनेयर। पहला है हमारा ऑनलाइन क्वेश्चनेयर। ऑनलाइन क्वेश्चनेयर में हमारी वीडियो कॉल या ईमेल, ठीक है, इनमें से एक हो सकता है। वीडियो कॉल पे ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चनेयर जो होती है उसे पढ़कर रिसर्चर बताएगा रेस्पोंडेंट को वीडियो कॉल पे, और उसे ऑप्शन वगैरह ही बताएगा। अगर स्ट्रक्चर्ड है ऑप्शन बताएगा, अनस्ट्रक्चर्ड है तो खाली क्वेश्चन बताएगा, और जो वो बोलेगा वो उसे फिल करेगा रेस्पोंडेंट। ईमेल है, ईमेल पर तो पूरी क्वेश्चनेयर भेज दी जाएगी उसे पीडीएफ में या जिस भी रूप में वो उसे भेजना चाहता है, और वो उसे खुद फिल करेगा रेस्पोंडेंट जो है, ठीक है। टेलीफोनिक क्वेश्चनेयर। टेलीफोनिक क्वेश्चनेयर में रेस्पोंडेंट को कॉल करेगा हमारा रिसर्चर, और वो उसे कॉल पर ही क्वेश्चन बताएगा, और जो रेस्पोंडेंट है वो उसका आंसर देगा, और जो आंसर जो है वो रिसर्चर फिल करेगा, ठीक है, लिखता रहेगा उसके आंसर। इन हाउस क्वेश्चनेयर। इन हाउस क्वेश्चनेयर में रिसर्चर जो है हमारा रिस्पोंडेंट के घर जाएगा या उसे अपने घर पे बुलाएगा और वहाँ पर उससे क्वेश्चनेयर को फिल करवाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली के गुण या लाभ, ठीक है। पहला है कम खर्चीली, समय की बचत होती है, ठीक है। पक्षपात नहीं होता, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गुप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। शिक्षित जनसंख्या होने पर रेस्पॉन्स रेट अधिक होता है, यानी अगर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं हमारी प्रतिक्रिया दर या रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होगा। वो इसलिए अगर पढ़े लिखे लोग हैं वो क्वेश्चंस को समझ सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। अगर लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वो क्या क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है, डेटा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब है हमारा प्रश्नावली के दोष या हानि। लोग अक्सर समय पर प्रश्नावली वापस नहीं करते, यानी लोग प्रश्नावली ले तो लेते हैं लेकिन फिल करने के बाद देते नहीं, घर पर रख लेते हैं, ठीक है। सेकंड है अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली भरते समय उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को नहीं देख सकता। अगर मेल पर क्वेश्चनेयर भेजी गई है तो वो देख ही नहीं सकता कि वो सोच समझ कर आंसर लिख रहा है या ऐसे ही मतलब अपनी मर्जी से टिक कर रहा है किसी का भी आंसर, कुछ भी आंसर लिख रहा है, ठीक है। वो उसकी प्रतिक्रियाओं को, इमोशंस को नहीं देख सकता जो हमारा रिसर्चर है कि वो कैसे फिल कर रहा है उसे, ठीक है। प्रश्नों की भाषा जटिल होने से प्रश्नावली प्रभावित हो सकती है। अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज हार्ड है तो हमारी क्वेश्चनेयर प्रभावित होगी काफ़ी, ठीक है। जो रिस्पोंडेंट को समझ ही नहीं आएगी तो वो उसका आंसर भी नहीं लिख पाएगा। अनपढ़ लोगों के लिए प्रश्नावली उपयुक्त नहीं है, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए प्रश्नावली का कोई फ़ायदा नहीं है, जो इसका एक दोष है। कई बार उत्तरदाता प्रश्नों को छोड़ देते हैं जिससे अनुसंधान में समस्या पैदा होती है, यानी कुछ क्वेश्चंस होते हैं समझ में नहीं आते तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब रिसर्च में तो दिक्कत आएगी, ठीक है, अगर रेस्पोंडेंट क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमारा प्रश्नों की गलत व्याख्या की जा सकती है जो विश्लेषण को प्रभावित कर सकती है, यानी जो रेस्पोंडेंट है वो क्वेश्चंस की गलत व्याख्या कर सकते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछ कुछ रहा है और जो रिस्पोंडेंट है
वो उसका मतलब गलत समझ रहा है, ठीक है, तो वो आंसर भी गलत ही लिखेगा, ठीक है, जो इसका एक दोष माना जाता है। अब हमारा एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। पहला है हमारा सरलता। प्रश्नों की भाषा सरल होती है जो उत्तरदाताओं की आसानी से समझ में आ जाती है, यानी जो क्वेश्चंस जो है हमारी उनकी लैंग्वेज ईजी होती है, जो एक अच्छी प्रश्नावली होती है। फिर है हमारा उचित लंबाई। एक अच्छी प्रश्नावली की लंबाई सीमित होती है, अधिक लंबाई होने पर उत्तरदाता उसे बनने में डूब जाते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा उत्तरदाता उसे भरने में ऊब जाते हैं, यानी अगर लेंथ ज़्यादा है हमारी क्वेश्चनेयर की, क्वेश्चन मतलब इतने सारे दे दिए हैं, तो जो हमारा रेस्पोंडेंट है वो भी जाएगा कि क्या इतने सारे मैं फिल करूँ या इनका आंसर लिखूँ, ठीक है। प्रश्नावली को भरते समय अधिक समय ना लगे, इसलिए इसकी लंबाई कम होनी चाहिए, यानी लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ना ही क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा निर्देश। एक अच्छी प्रश्नावली में स्पष्ट और उचित निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा अनावश्यक प्रश्न। एक अच्छी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार के अनावश्यक प्रश्न नहीं होते, यानी एक अच्छी क्वेश्चनेयर में फालतू या एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते जिनका रिसर्च से कोई संबंध ना हो। फिफ्थ है हमारा प्रश्नों का उचित क्रम। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों का उचित क्रम होता है, जैसे सरल प्रश्न प्रारंभ में होते हैं और कठिन प्रश्न अंत में, यानी जो अच्छी क्वेश्चनेयर होती है उसमें क्वेश्चन सीक्वेंस से होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो शुरुआत में होते हैं, और जो थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में होते हैं। अगर शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे तो रिस्पॉन्डेंट उन्हें फिल करने में डरेगा कि इतने शुरुआत में इतने हार्ड क्वेश्चन है, लास्ट में क्या होगा, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा प्रतिक्रिया विकल्प। एक अच्छी प्रश्नावली में एमसीक्यू प्रश्नों में सभी संभावित प्रतिक्रिया विकल्प होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में पर्याप्त स्थान होता है जिससे उत्तरदाता विस्तार से अपना उत्तर लिख सके, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं एक अच्छी क्वेश्चनेयर में उसमें सभी संभावित विकल्प होते हैं, यानी जितनी भी उत्तरों की संभावना होती है वो सभी ऑप्शन होते हैं वहाँ पर। और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें खाली जगह छोड़ दी जाती है रिस्पॉन्डेंट के लिए फिल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्डिंग के बारे में। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्नावली में प्रश्न शब्द या क्वेश्चन वर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डेटा की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित कर सकता है। यानी क्वेश्चन वर्डिंग का मतलब है कि हम अपने क्वेश्चंस में कैसे वर्ड का यूज़ करते हैं, हार्ड वर्ड का यूज़ करते हैं या सिंपल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी प्रश्नावली को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। अगर हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं आप तो क्वेश्चनेयर आपकी काफ़ी प्रभावित करेगी। अगर सिंपल वर्ड ऐसे हैं जो रिस्पॉन्डेंट के आसानी से समझ में आ रहे हैं तो आपका डेटा भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। खराब शब्दों वाले प्रश्न अस्पष्ट होते हैं जिससे पूर्वाग्रह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिसके कारण गलत और अविश्वसनीय डेटा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अगर आप गलत वर्ड का यूज़ करते हैं, कुछ हार्ड वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन में आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको गलत डेटा मिल सकता है, ठीक है। एक अच्छी क्वेश्चन वर्डिंग क्या हो सकती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला है हमारा स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग। प्रश्नावली में स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है, यानी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है आपको जो रिस्पॉन्डेंट के आसानी से समझ में आ जाए, यानी एक तरह से सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं। किसी भी ऐसे शब्द से बचें जो उत्तरदाताओं को भ्रमित कर सकता है, यानी किसी भी ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें जिससे हमारा रिस्पॉन्डेंट कन्फ्यूज़ हो जाए कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा अग्रणी प्रश्नों से बचना, अग्रणी या लीडिंग क्वेश्चंस। अग्रणी प्रश्नों से बचना चाहिए, प्रश्न उत्तरदाताओं की राय को पूर्वाग्रहित कर सकते हैं, इसलिए शोधकर्ता को सभी प्रश्नों के लिए निष्पक्ष और तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस या अग्रणी प्रश्न वो होते हैं जो रिस्पॉन्डेंट को मजबूर करते हैं एक तरीके से उसका आंसर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप गए किसी रेस्टोरेंट में और आपने वहाँ पर पिज़्ज़ा खाया और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा लगा, और हमारा पिज़्ज़ा बाकी पिज़्ज़ा से काफ़ी अच्छा है। भले ही उनका पिज़्ज़ा इतना अच्छा ना हो, लेकिन आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना अच्छा तो है भी नहीं, इसका आंसर मैं क्या दूँ। तो वो होते हैं हमारे लीडिंग क्वेश्चन जहाँ रेस्पोंडेंट को आंसर देने पर मजबूर किया जाता है, यानी जो रिसर्चर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि क्या आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा, तो रिस्पॉन्डेंट उसका आंसर हाँ या ना में देगा, ठीक है, हाँ या नहीं। जबकि रिसर्चर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका आंसर यस में दें, ठीक है, समझ गए आप। थर्ड है हमारा दो नाली प्रश्नों से बचें, डबल बैरल क्वेश्चंस। दो नाली वाले प्रश्न उत्तरदाताओं से एक ही समय में दो असंबंधित विषयों के बारे में पूछते हैं, जिससे
उत्तरदाताओं का उत्तर निर्धारित में कठिनाई आती है। यानी जब डबल बैरेट क्वेश्चन होते हैं उसमें जो रेस्पोंडेंट है उसका आंसर देने में कठिनाई आती है उसे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, गलत डेटा से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक प्रश्न को केवल एक विषय तक सीमित रखना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जो डबल बैरेट क्वेश्चन होते हैं या दो नाली प्रश्न होते हैं वो अलग अलग टॉपिक से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछा आपने सुबह क्या खाया, आप घूमने कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन हो गए इसमें, लेकिन ये टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। आपने क्या खाया और फिर मैंने आपसे पूछा कि आप घूमने कहाँ जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक हो गया ना। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो रेस्पोंडेंट है वो भटक जाता है कि क्या आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए। फोर्थ है हमारा क्लोज एंडेड प्रश्नों का प्रयोग। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग प्रश्नावली में करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता के लिए उत्तरों का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। उत्तरदाताओं के लिए अधिक सरल करने के लिए एक विकल्पों की संख्या सीमित करें। यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हमें यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में, और जो विकल्प है या ऑप्शन है वो सीमित करने चाहिए, यानी फालतू ऑप्शन नहीं देने, जो संभावित ऑप्शन है वही आपको क्वेश्चंस में देने। फिफ्थ हमारा निश्चित शब्दों का प्रयोग करें। निश्चित शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है जो लक्षित उत्तरदाताओं के लिए एक परिचित और प्रासंगिक हो। स्पष्ट शब्दों के उपयोग से बचें जिनकी उत्तरदाता अलग व्याख्या कर सकते हैं। स्पष्ट नहीं, सॉरी, अस्पष्ट आएगा यहाँ पर। यानी ऐसे वर्ड का आपको यूज़ करना है जो रिस्पोंडेंट के आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और अस्पष्ट शब्दों से बचना है जो रिस्पोंडेंट के समझ में ना आए या उसकी अलग मीनिंग निकाल ले रिस्पोंडेंट हमारा। ठीक है, ऐसे शब्दों से आपको बचना है। सिक्स्थ हमारा भरे हुए शब्दों से बचें। ऐसे शब्दों को उपयोग करने से बचें जिनका छुपा हुआ अर्थ हो, ये उत्तरदाताओं को असहज महसूस करते हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी डबल मीनिंग होती है, तो ऐसे वर्ड का आपको यूज़ नहीं करना अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, सेवंथ हमारा एक तार्किक क्रम का उपयोग। यह आवश्यक है कि प्रश्नों को थीम या टॉपिक्स के अनुसार लगातार व्यवस्थित किया जाए। एक तार्किक अनुक्रम उत्तरदाताओं को सर्वेक्षण प्रवाह करने का पालन करने में मदद करता है, जिससे उच्च प्रतिक्रिया दर और बेहतर डेटा प्राप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है हमारे सीक्वेंस में होने चाहिए, हार्ड ऊपर और सिंपल क्वेश्चन शुरुआत में और हार्ड क्वेश्चन हमारे लास्ट में। ठीक है, जिससे रिस्पोंडेंट को भी आसानी हो। ठीक है, समझिए। तो हमारे ये यूनिट यहीं पर एंड होती है और ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।